हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बात करूंगा अभी जो लोअर पीसीएस प्री का एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मतलब जो एक एवरेज कट ऑफ यहाँ पे रहती है। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि कहाँ कट ऑफ जा सकती है, उससे ऊपर उसमें 2-4 नंबरों का वो इधर ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत ज़्यादा चमत्कारिक परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो उससे ऊपर मार्क्स आ रहे हैं उन लोगों के लिए सबसे बड़ा धर्म का संकट ये बना हुआ है इस टाइम पे कि सर मेंस की तैयारी की शुरुआत कैसे करें, कहाँ से आगे शुरुआत करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि उत्तराखंड में एक तो मेंस के एग्जाम होते ही 3-3, 4-4 सालों में है, तो अपने को बीच में आदत पड़ जाती है ग्रुप सी करने की। ठीक है, तो इस तरह से एक बड़ी परेशानी ये हो जाती है सर कि मेंस की तैयारी की शुरुआत यहाँ पे कैसे करें। ठीक है, तो उसी का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि इसकी तैयारी की गुड अप्रोच यहाँ पे क्या हो सकती है। ठीक, चलिए तो बात करता हूँ। तो इसकी जो शुरुआती तैयारी है उसके अनुसार जो लोग नए लोग हैं, जो लोग इसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे, उनके लिए ये जो तैयारी की शुरुआत है वो 4 स्टेप में मैंने यहाँ पे डिवाइड कर रखी है। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1 में मैं बोलूंगा कि आपको सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न समझना है। यहाँ पे आखिर ये एग्जाम होता कैसा है, कितने इसमें पेपर होते हैं मेंस में। ठीक है, हम जानते हैं जिन लोगों के ठीक ठाक मार्क्स आ रहे होंगे उन लोगों ने इस पर थोड़ा वर्क कर लिया होगा। तो इसमें 2 एग्जाम होते हैं, एक हिंदी का पेपर होता है, हिंदी और निबंध का, दूसरा इसमें जीएस का पेपर होता है। अभी मैं इस पर बात करता हूँ। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले आपको यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न समझना है, कैसा एग्जाम का पैटर्न होता है, कितने एग्जाम इसमें होते हैं। ठीक है, दूसरे स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे आती है उसमें आपको यहां पे क्या करना होगा, सॉल्व ओल्ड पेपर्स। ठीक है, आपको यहाँ पे पुराने पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व करने होंगे। ठीक है, लास्ट 2 टाइम के कम से कम आपको यहाँ पे पेपर सॉल्व कर लेने चाहिए। ठीक है, अभी इसका एक मेंस आपको यहाँ पे जो इससे पहले यहाँ पे 17 में आया था वो वाला हो गया, उससे पहले यहाँ पे 10-11 में इसका मेंस हुआ था। आपको कम से कम लास्ट 2 टाइम के जो मेंस के पेपर हैं उनको आपको यहाँ पे सॉल्व कर लाना चाहिए। किसके? ठीक है, मतलब इसमें यहाँ पे जो दोनों पेपर है यहाँ पे हिंदी और जीएस का। ठीक है, इन्हीं दो पेपर होते हैं, हिंदी और जीएस का, दोनों पेपरों को आपको यहाँ पे सॉल्व कर लाना चाहिए। मतलब आपको पिछले 2 बार के 4 पेपर आपको यहां पे सबसे पहले आपको यहां पे ये सॉल्व कर लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे ये बोलूंगा ये 4 पेपर आपको यहां पे सॉल्व कर, इससे क्या होगा, इससे आपको सबसे बड़ी बात आपको ये पता चलेगी कि एग्जाम की अप्रोच क्या हो सकती है। ठीक है, किस तरह से आपका यहां पे हिंदी का पेपर आता है और किस तरह से आपका सेकंड यानी कि जीएस का पेपर आता है, आपको अप्रोच पता चल जाएगी। ठीक है, आप देखोगे कि किस पेपर में परिवर्तन हो सकता है, क्या हिंदी के पेपर में परिवर्तन हो सकता है या फिर जीएस के पेपर में जो पैटर्न है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, यानी कि आप अगर 2 टाइप के अगर आप पेपर सॉल्व कर लोगे आपको विधिवत समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको मतलब आप फर्स्ट पेपर तैयार करना पड़ेगा और किस तरह से आपको सेकंड पेपर तैयार करना होगा। ठीक है, हालांकि मैं भी यहां पे आपको बताऊंगा कि फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करनी है और सेकंड पेपर की तैयारी कैसे करनी है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल स्टेप नंबर 2 में आपका काम होना चाहिए कि आपको पुराने पेपर कम से कम लास्ट 2 टाइम के यानी कि 4 पेपर है, यानी कि 2 आपको हिंदी के पेपर और जीएस के पेपर आपको यहां पे सॉल्व कर लेने। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है, हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो भैया देखो, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपका प्री नहीं निकला होगा, और अगर आपका प्री निकल गया है तो इसका मतलब आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और आपने पढ़ा है तो जैसा भी आपको आता है, जिस जो भी आपका लेवल है, ठीक है, चाहे हम उसको अच्छा लिखें चाहे बुरा लिखें, मतलब चाहे हम कैसा भी करें, हम ये सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, देखिए मेंस के बारे में एक बहुत बड़ी अफवाह ये रहती है, बहुत बड़ा डर ये रहता है कि सर लिखने वाले क्वेश्चन ये होते हैं, जबकि हम लोग ये भूल जाते हैं कि आज तक हम लिख करके ही हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। ठीक है भैया, हाई स्कूल में हमने डिस्क्रिप्टिव दिया, हम लिख के ही आगे बढ़े। ठीक है, इंटर में हमने डिस्क्रिप्टिव दिया, कक्षा 1 से हम लिखते हुए एग्जाम ही हम पास करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, फिर हमने ग्रेजुएशन में लिख करके दिया और पोस्ट ग्रेजुएशन में लिख करके दिया, हमने सारे एग्जाम हमने डिस्क्रिप्टिव लिख करके हमने पास करे हैं। ठीक है, लेकिन पिछले 2-3 साल से जहां हमने ग्रुप सी की तैयारी करनी शुरू कर दी है, ठीक है, यानी कि टिक मार्क वाले हमने 2-3 पेपर दे दिया, अब हमको ये लग रहा है कि हम यही कर सकते हैं, कुछ और हम कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं सिंपल बोलूंगा, अपने दिमाग से ये सब बातें हटा दो। हमें लिखने का तरीका हमें पहले से ही आता है, कुछ यूनिक नहीं लिखना होता है, हाँ भैया कुछ अच्छा जरूर यहां पर लिखना होता है। ठीक है, मतलब उसके ऊपर मैं यहां पर भी नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे बोलूंगा जैसे आप हाई स्कूल में लिखते थे, जैसा आप इंटर में लिखते थे, आपने ग्रेजुएशन में जैसे लिखा है, वैसे ही आप इन 4 पेपरों को आप सॉल्व कर लो, बाकी सारी बातें भूल जाओ। ठीक हो गया? ठीक है, 4 पेपर जैसा आप इंटर में लिखते थे, ग्रेजुएशन में लिखते थे, सिंपल उसी तरह से यहाँ पे ये 4 पेपरों को आप यहाँ पे सॉल्व कर लो। ठीक है, दूसरा काम, 2 पेपर आपने सॉल्व कर लिए हैं, अब तीसरा काम आपका क्या होना चाहिए भैया, क्या करना है आपको स्टेप नंबर 3 में सिलेबस एनालिसिस करना है। आप
कब करना है? तीसरे स्टेप में। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेबस निकाल लेते हैं, बहुत बड़ी गलती है। क्या करना है? तीसरे स्टेप में सिलेबस एनालिसिस करना है। भैया क्या करना है, देखो मोबाइल में सिलेबस को डाउनलोड करो, उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी निकलवाओ, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, ये सभी काम हार्ड कॉपी में होंगे, ठीक है। जो आप यहाँ पे पेपर, जो 4 पेपर आप सॉल्व करोगे, ये पेपर आपके पास हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में होने चाहिए, ठीक है। डाउनलोड कर लेना और भैया फोटोकॉपी की दुकान में जाके हार्ड कॉपी निकालना, देन जाकर के सॉल्व करना, जैसे प्रॉपर हम सॉल्व करते हैं उसी तरह से होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस एनालिसिस तीसरा स्टेप में सिलेबस को निकालना, हार्ड कॉपी निकालना उसकी, ठीक है, उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करना है, देखिए अब आपने पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अब आपको नॉर्मली आपको पता है कि भैया पेपर कहां से बना हुआ है, ठीक है। पेपर आपका कहां से बना हुआ है, ये सॉल्व करने में ये ध्यान जरूर रख लेना कि भैया पेपर कहां से ज्यादा बन रहा है, ठीक है। जैसे आपने जीएस का पेपर सॉल्व किया, हिंदी के पेपर आपने सॉल्व किया, वहां तो कोई दिक्कत होगी नहीं, इसमें 4 ही प्रश्न होते हैं, अभी बात करता हूं, ठीक है। लेकिन जीएस के पेपर में आप देख लेना है कि कहां से पेपर में क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। क्या हिस्ट्री ज्यादा आ रही है, पॉलिटी ज्यादा आ रही है, इकोनॉमिक्स ज्यादा आ रही है, करंट अफेयर ज्यादा आ रहा है, जीए ज्यादा आ रहा है, सीए ज्यादा आ रहा है, क्या ज्यादा आ रहा है, उस पर यहां पे आपको ध्यान रखना है। मतलब सॉल्व करने के साथ साथ में इसको आपको यहां पे एनालिसिस भी यहां पे ये करना है, ध्यान रखना, ठीक है। सॉल्व करने के साथ साथ में एनालिसिस भी आप करना है कि कौन से क्वेश्चन कहां से किस तरह से यहां पे पूछे जा रहे हैं, ठीक। चलिए ये भी आपको देख लेना है और ये भी देखना है कि कितने छोटे क्वेश्चन है, टिप्पणियां जो होती हैं वो कितनी पूछी गई हैं, ठीक है, उनकी अप्रोच क्या है, और मेन से क्वेश्चन जो है वो कहां से पूछे गए, मतलब किस तरह के क्वेश्चन मेन से आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पे बड़े वाले आते हैं, ठीक है, और किस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पे शॉर्ट यानी कि टिप्पणियां आती हैं। आपको ये भी इसमें एनालिसिस करना है, ठीक। कर लिया है सिलेबस एनालिसिस। अब आपको करना है, आपने पेपर सॉल्व कर लिया, इसमें आपको दिक्कत होगी नहीं। आपका सिलेबस एनालिसिस में सबसे पहला ध्यान रखना है, यहाँ पे मेन बात जो मैं एक मूल मंत्र आपको यहां पर दूंगा, पूरा पढ़ने की कभी ना सोचा भैया। इस सिलेबस को आप पूरा पढ़ने का मत सोचना, ठीक है। लोअर पीसेस के सिलेबस में सीधे हिस्ट्री के सिलेबस में लिख देगा ये प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और भाई यहाँ की कला एवं संस्कृति, बस 4 लाइन में लिख करके सिलेबस को खत्म कर देगा भैया हिस्ट्री का। कितना पढ़िएगा, ठीक है, कितनी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िएगा, कितनी मेडिवल पढ़िएगा, कितनी यहाँ पे आधुनिक भारत पढ़िएगा, कितने यहाँ पे कला और संस्कृति पढ़िएगा, ये एक बड़ी टेंशन है इसके सिलेबस में। सिलेबस का बहुत अच्छा यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा डिफाइन नहीं कर रखा सिलेबस को। हिस्ट्री में सिंपल लिख दिया है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, और भैया भारत की कला और संस्कृति लिख दिया है, बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। तो अब क्या देखो, एंशिएंट हिस्ट्री का तो यहाँ पे कोई सागर है, पता ही नहीं है भैया, बहुत ज्यादा है। मेडिवल अपने आप में बहुत ज्यादा है, मॉडर्न बहुत ज्यादा है, कला संस्कृति बहुत ज्यादा है। तो भैया कितना पूरा पढ़ने की कभी ना सोचे, सिलेबस को पूरा पढ़ने की कभी ना सोचे। कैसे पढ़े? सिलेक्टिव पढ़े। अब ये सिलेक्ट कैसे किया हमने ये करना है हमको ये पुराने पेपरों के आधार पे। प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी ना, मैंने तो लिख दिया भैया सिलेक्टिव पढ़े, लेकिन कैसे पढ़े, कैसे सिलेक्ट करें चीजों को, वो चीज आएगी तुम्हें यहाँ पे पुराने पेपरों सॉल्व करके। देखो एक बात और समझ लो, अब आप बोलोगे सर मुझसे तो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, मैं तो सिलेक्ट नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो भैया जो सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है वो एग्जाम में नहीं निकलेगा, ठीक हो गया है, ठीक है। तो इस पे वर्क करना है, वही फाइनली सिलेक्शन तो वही लेगा ना जो ये सब चीजें कर पाएगा, ठीक है। एक आदमी है जो पूरा सिलेबस पढ़ने पे तुला हुआ है, एक आदमी है जो सिलेक्ट करके पढ़ रहा है, तो भी सिलेक्टिव ही पढ़ना है। अब जो बोलेगा सर मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, तो भैया वो मेंस की तैयारी भी नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। कट्टू बोलना, सत्य बोलना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक। बात समझना, देखिए यहाँ पे तो सिलेक्ट मुझे यहाँ पे करना ही पड़ेगा, सिलेक्टिव अप्रोच आपकी होनी चाहिए। अगर आप सिलेक्टिव पढ़ते हो देन ये अप्रोच आपकी अपनी है, मतलब एनालिसिस आप करने में सिलेक्टिव आप करोगे और एग्जाम के अप्रोच को आप समझोगे। जब आप सिलेबस को एनालिसिस कर रहे हो, आप एग्जाम के अप्रोच को आप समझोगे और उसी के आधार पर आप क्या करोगे, यहाँ पे सिलेबस को आप सिलेक्ट करोगे। क्लियर हो गया, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट में आपने एग्जाम पैटर्न को समझा, स्टेप नंबर 2 में आपने यहाँ पे पुराने पेपर सॉल्व कर लिए, स्टेप नंबर 3 में आपने यहाँ पे सिलेबस एनालिसिस आपने कर लिया है, ठीक है। सिलेबस एनालिसिस करने में आपने एक बात ये आपने सोच ली है कि मुझे सिलेबस पूरा नहीं पढ़ना है, सिलेक्टिव पढ़ना है, आपने सिलेक्ट कर लिए हैं पुराने पेपरों के आधार पर, ठीक है, चाहे जैसे भी आप करोगे। और तीसरा, एग्जाम के अप्रोच को आपको यहाँ पे समझ लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेबस एनालिसिस आपको यहाँ पे करना है। क्लियर हो, ठीक है। 3 काम आपने कर लिए। अब चौथे काम में आप स्टेप नंबर 4 में पहुंचोगे और आप करोगे स्टार्ट प्रिपरेशन, ठीक हो गया। स्टार्ट प्रिपरेशन आप यहां पे चौथे स्टेप से करोगे, यहां से आपकी तैयारी की शुरुआत होगी, ठीक हो गया, ठीक है। अब तैयारी की शुरुआत में अब आप पहुंचोगे कहां, एग्जाम पैटर्न में, ठीक है। तैयारी अब यहां पे आपको यहां पे तैयारी शुरू कर देनी है, तो भैया किसकी तैयारी शुरू करें, तो भाई इसमें होते हैं 2 एग्जाम,
ये आपको शुरू कर लेना है, ठीक है। इसमें यहाँ पे 2 एग्जाम होते हैं। अब मैं पहुंच जाता हूं यहाँ पे, ठीक हो गया। जो मैंने कहा था मैं थोड़ी देर में बात करता हूं, ठीक है। तो स्टार्ट प्रिपरेशन करेंगे तो इसमें होते हैं 2 एग्जाम। कितने एग्जाम होते हैं यहाँ पे? 2 एग्जाम। एक एग्जाम होता है इसमें निबंध और हिंदी का, हिंदी और निबंध का एग्जाम होता है, और दूसरा होता है इसमें यहाँ पे जीएस का एग्जाम, ठीक हो गया है। बात जरा समझाता हूं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अभी बाद में फिर मैं थोड़ा डेप्थ में भी समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा आप थोड़ा सा ऊपर से मैं आपको यहाँ पे समझा के दे रहा हूं। देखिए हिंदी और निबंध के एग्जाम में ये दोनों ही पेपर 200 नंबर के होते हैं। 200 नंबर का हिंदी का होता है, 200 नंबर का आपका जीएस का पेपर होता है, ठीक है। हिंदी का जो यहाँ पे 200 नंबर का पेपर होता है, इस पेपर में केवल 4 प्रश्न आते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें केवल 4 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन जो होता है वो 50 नंबर का होता है। तो एक क्वेश्चन 50 नंबर का है, तो 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे 200 नंबर के हो जाते हैं। ये जो 4 प्रश्न हैं 200 नंबर के, ये 4 प्रश्न कौन कौन से होते हैं? पहला प्रश्न तो उसमें 50 नंबर का एक होता है पैराग्राफ। एक पैराग्राफ आपको दिया रहता है, उसके नीचे कुछ अंडरलाइन करी होती हैं, ठीक है। मतलब कुछ बीच में जो शब्द होंगे उन्हें अंडरलाइन किया जाएगा, या फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो 50 नंबर का आपको एक पैराग्राफ इसमें दिया जाता है। दूसरा, एक इसमें आपको यहाँ पे एक लेटर आपको लिखना होता है 50 नंबर का। 50 नंबर का लेटर आपको लिखना होता है, एक पत्र लिखना है आपका वही, ठीक है। और से आओ मैं श्रीमान, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, और भैया मेरा एक चप्पल खो गया है, तो भैया मैं 2-3 दिन तक स्कूल नहीं आ पाऊंगा, तो मसाब मुझे छुट्टी दे देना, मेरी ठीक है, मेरी फीस भी माफ कर देना। हम बचपन में ऐसा लिखा करते थे, ठीक है। तो भैया उसी तरह का लिखना है, टेंशन लेने की नहीं है। हालांकि देखिए यहाँ पे अप्रोच थोड़ी सी अलग होती है, ये तो बस कहने वाली बातें हैं, ठीक है, लेकिन अप्रोच अलग होती है। लेकिन लिखना लेटर ही है, घबराना नहीं है लेटर ही भैया। बस सेवा में, ठीक है, यहाँ पे वो प्रेषक वगैरह, यहाँ पे कुछ अलग चीजें आ जाती हैं। लिखना लेटर ही है 50 नंबर का। ये मतलब ये नंबर जो है आपके जेब में रखे हुए हैं, आप ये समझिए, ठीक। तीसरा इसमें होता है यहाँ पे क्या, एक ऐसे राइटिंग, निबंध इसमें एक लिखना होता है, ठीक है। इसमें तीसरा क्या करना है, निबंध। बचपन से लिखते आ रहे क्या। अब भैया देखो, गाय एक पालतू जानवर है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 आंख होती हैं, ठीक है भैया, 2 नाक होते हैं, 2 कान होते हैं, एक फेफड़ा, 2 गुर्दे होते हैं। पालतू पशु है, कभी जंगल में रहता है, कभी घर में रहता है, कभी बाघ उठा के ले जाता है। अब भैया यही लिखना है, किसमें? ऐसे राइटिंग है। घबराने वाली बात नहीं है। अब ऐसा तो यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे तो आएगा तो क्वेश्चन अच्छा ही आएगा, लेकिन समझाना ये चाह रहा हूं कि भैया ऐसे ही लिखना है, घबराना नहीं है कि लिखना कैसे। अब बेस्ट ऐसे कैसे लिखा जाता है उस पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, एक और वीडियो बनाऊंगा, वहां आपको बताऊंगा कि एक अच्छा ऐसे आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम अपनी जगह। अब इस तरह के एग्जाम के लिए गाय भैंस वाला तो निबंध आएगा नहीं ना, एक अच्छे मतलब कैसा ऐसे यहाँ पे आता है, और उस ऐसे को बेस्ट कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। टेंशन आपको लेने का नहीं है। चलिए, चौथा इसमें एक क्वेश्चन होता है, कौन सा पे? ट्रांसलेशन का, ठीक है। ट्रांसलेशन का 50 नंबर यहाँ पे ट्रांसलेशन आती है, ध्यान रखिएगा। ये जो ट्रांसलेशन है ये 2 भागों में बटी होती है। 25 नंबर की ट्रांसलेशन आपके यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश करनी होती है, और 25 नंबर की आपके यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी करनी होती है, ठीक हो गया, ठीक है। यानी कि 25 नंबर का आपको इंग्लिश में एक पैराग्राफ दिया होगा, उसे हिंदी में करना होगा, और 25 नंबर का हिंदी में दिया होगा, उसे इंग्लिश में करना होगा। बहुत आसान, ठीक है। ये आपका भैया चौथा क्वेश्चन आपका ये रहता है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब देखिए 4 प्रश्न ये सभी के लिए होते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, यानी कहां पे वर्क करना है वो मैं आपको बाद में डिटेल से भी बताऊंगा, अभी नॉर्मल बता रहा हूं। प्रॉब्लम फर्स्ट पेपर को करने में प्रॉब्लम कहां आती है? देखिए इसमें 2 तरह के बच्चे हैं, एक है हिंदी मीडियम वाले बच्चे, एक है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या आसान क्या टफ रहता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या आसान क्या टफ रहता है, जरा समझा देता हूं यहाँ पे, समझिए। यहाँ पे देखिए, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, ये जो 4 प्रश्न हैं, इन 4 प्रश्नों में से पैराग्राफ अच्छा कर लेते हैं, लेटर राइटिंग अच्छा कर लेते हैं, ऐसे अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इसमें जो दिक्कत आती है वो आती है ट्रांसलेशन करने में। यहां पे जो एवरेज मार्किंग जो सभी लेकर के आते हैं वो ये भी लेकर के आएंगे, लेकिन फर्स्ट पेपर में हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो पिछड़ जाते हैं वो पिछड़ जाते हैं ट्रांसलेशन में, ठीक हो गया है। यहां ज्यादा अंतर नहीं आएगा, यहां ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ये तो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनसे ये अच्छा कर लेते हैं कुछ सेंस में, ठीक है। मतलब कुछ जगह पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंग्लिश मीडियम वाले नहीं कर पाते हैं, जरा बात समझना। यहां पे तो फिर भी एवरेज रहेगा, लेकिन यहां पे जो होते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहां पे पिछड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे, वो इसी पे काम नहीं करते हैं। जो चीज उनकी ऑलरेडी मजबूत है, लेटर और ये ऐसे और ये पैराग्राफ, वो फिर से इसी में मेहनत करते हैं, और जो चीज उनकी कमजोर है वो इसमें फिर से मेहनत नहीं करते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, सबसे पहले हिंदी मीडियम वालों को इस पे वर्क करना चाहिए,
बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है भैया, जिसकी अंग्रेजी कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, उसे सबसे पहले इसमें वर्क करना, और इसमें अंग्रेजी पूरी नहीं पढ़नी है, केवल ट्रांसलेशन वाली अंग्रेजी पढ़नी है भैया, यानी कि आपको टेंस से पढ़ लेना ढंग से। ठीक है, टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह जो होते हैं, जो आपके मतलब आप किसमें सहायक रहते हैं ट्रांसलेट करने में, और भैया उनको आपको यहां पढ़ना है। हम लोग गलती क्या करते हैं, जो हमारी मजबूत है उसी पे वर्क करता है, बिल्कुल गलत अप्रोच है। ध्यान रखना, जो अपनी कमजोर चीज है उसे पहले स्ट्रॉन्ग करे, जो मजबूत है वो तो मजबूत है ही है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे बात समझना, देखिए ठीक है। अब दूसरे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं ये ट्रांसलेशन बहुत अच्छा कर लेते हैं, ठीक है, और ऐसे यहां पे ये अच्छा लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से किसी में भी लिख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो दिक्कत आती है वो एक तो आती है पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ में दिक्कत आती है, ठीक है, और दूसरी इनको जो दिक्कत आती है वो लेटर राइटिंग में आती है, लेटर राइटिंग करने में यहां पे दिक्कत आती है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी क्या करते हैं, अब भैया ऑलरेडी ट्रांसलेशन मजबूत है और ऐसे यहां पे मजबूत है, तो फिर ऐसे के पीछे लगे रहते हैं। गलत अप्रोच है। क्या करना है, जो चीज कमजोर है उस पर पहले वर्क करना है। ठीक है, तो क्या करना होगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे लेटर राइटिंग पे ज्यादा यहाँ पे पहले फोकस करेंगे और पैराग्राफ को इनको सॉल्व। एक बात हम सबसे बड़ी गलती हम लोग जो करते हैं, हम ये सोचते हैं कि पैराग्राफ तो हो ही जाएगा, पैराग्राफ करने में कोई इतना हलवा बात, कोई बड़ी बात हो रही है क्या, बचपन से ही पैराग्राफ में से छांट छांट करके हम क्वेश्चन लिखते थे कोई, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर देंगे। इस पे हमें वर्क करना होता है यहाँ पे। ठीक है, करते सभी हैं लेकिन बेस्ट कैसे कर सकते हैं उस पे यहां वर्क करना होता है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि पैराग्राफ में से क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं, क्या बेस्ट अप्रोच के साथ में आपके यहां पे क्वेश्चन आपके निकलते हैं, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका होता है यहाँ पे पहला पेपर। दूसरा पेपर देखिए, यहाँ पे दूसरा पेपर होता है आपके पे जीएस का, ये भी 200 नंबर का होता है। इसमें 20 प्रश्न होते हैं, सभी प्रश्न 10 नंबर के होते हैं और टोटल होता है 200 नंबर का। ये जो 200 नंबर का होता है, इस 200 नंबर में से 40 से 50 नंबर की उत्तराखंड जो होती है ये तो फिक्स होती है, हो गया 50 नंबर का फिक्स होती है तो, ठीक है, और ये लगभग सभी की अच्छी जाती है। ठीक हो गया, लगभग सभी की अच्छी आती है। देखो 40 से 50 मैंने बोल दिया है, कभी यहाँ पे 30 से 40 भी हो सकता है, मतलब अप्रोक्सीमेट आपका यही रहता है। ठीक है, तो 40 से 50 नंबर की आपके यहाँ पे उत्तराखंड यहाँ पूछी जाती है आपसे, यहाँ पे ध्यान रखना, ये फिक्स है। लेकिन बाकी जो 150 या फिर 160 नंबर का जो पेपर होता है, ये पेपर आपका अनप्रिडिक्टेबल रहता है। इसमें कुछ पता नहीं चल पाता है कि इसमें क्या चीज आ जाएगी। ठीक है, ये अनप्रिडिक्टेबल रहता है। तो अब ध्यान रखना, यहां पे फिर एक और गलती हम क्या करेंगे, जो चीज हमारी ऑलरेडी मजबूत है उत्तराखंड, ठीक है, उसी में हम फिर से घुसे रहते हैं। गलत स्ट्रेटेजी है। ठीक है, ये हमारी ऑलरेडी हमारी मजबूत है तो इस पर हमें ज्यादा वर्क नहीं करना है, हमें ये आती है। जो चीज हमारी कमजोर है उस पर हमें वर्क करना है। बात समझिए यहां पे। अब ये अनप्रिडिक्टेबल है तो इसकी तैयारी कैसे की जाए, आखिर इसकी डिटेल्स में एक वीडियो और बनाऊंगा, लेकिन मोटा मोटा आपको समझाता हूं। ठीक है, इसकी तैयारी हम कैसे करें, इसमें ध्यान रखना पे, इसमें 3 तरह के इसमें प्रश्न होते हैं टोटल। देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं मान लूं 50 नंबर अगर रहते हैं, 10-10 नंबर के, तो 5 क्वेश्चन मैं अप्रोक्सीमेट यहाँ मान लेता हूं। हालांकि देखिए 5 नंबर ऐसा नहीं कि 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन आ जाएंगे उत्तराखंड, ऐसा नहीं है। कुछ इसमें टिप्पणियां रहती हैं जो 5-5 नंबर की रहती हैं, कुछ 2-3 नंबर की, मतलब अलग अलग तरह से यहाँ पे पेपर सेट होता है। ठीक है, कुछ 2.5 नंबर की टिप्पणियां रहेंगी यहाँ पे, कुछ 5-5 नंबर का, और कुछ यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे बड़े भी रहेंगे। ठीक है, जो उत्तराखंड की समस्याओं से रिलेटेड यहाँ पे मेनली ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक, समझिए। देखिए अब ये जो अनप्रिडिक्टेबल है यहाँ पे 150 नंबर का, इसकी तैयारी कैसे करें, इसके लिए मैंने बोल दिया है यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है इसमें यहाँ पे जीएस के क्वेश्चन, जनरल स्टडी क्वेश्चन। जनरल स्टडी जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आप वही आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये सब क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया है। दूसरे इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं यहाँ पे करंट अफेयर के, करंट अफेयर के, जो आजकल में जो योजनाएं वगैरह चल रही हैं। ठीक है, करंट में योजनाएं चल रही हैं, ध्यान रखना, ये रहती है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे। और तीसरा इसमें रहता है, यानी कि जीएस हो गया, दूसरा आपने यहाँ पे क्या हो गया पे सीए हो गया, करंट अफेयर, और तीसरा होता है इसमें यहाँ पे जीए। जीए क्या होता है, इसे बोलते हैं जनरल अवेयरनेस। ध्यान रखना, गलती नंबर तीसरी बता रहा हूं आपको यहाँ पे, जो आप लोग करते हो यहाँ पे, ध्यान रखना। देखिए जो 150 नंबर का हमें ये तैयार करना होता है, उसमें जीएस हमारी ऑलरेडी मजबूत है, हम फिर भी इसी के पीछे लगे रहते हैं। ठीक है, अगली आप तैयारी में आप ध्यान रखना, आपने अभी तैयारी अगर किसी ने शुरू कर दी होगी ना, उसके दिमाग में सबसे पहले ये होगा, अरे फिर से मैं एक बार पूरी हिस्ट्री को पढ़ लेता हूं, फिर से एक बार पूरी ज्योग्राफी, पूरी पॉलिटी में रट डालता हूं एक बार। ठीक है, जबकि वो उसकी ऑलरेडी मजबूत है, तभी जाकर के उसका प्री निकला हुआ है। ठीक है, उसकी वो ऑलरेडी ठीक ठाक है, तभी जाकर निकला हुआ है। लेकिन फिर से हम गलती क्या कर देंगे, वही चीज जो हमें आती है। एक्चुअली होता क्या है ना, होता ये है,
जो चीज़ हमें आती है ना उसे करने में हमें मजा आता है, ठीक है, और हम अपने आप को कंफर्ट जोन में डालने के लिए हम उसी चीज़ को हम दोबारा करते हैं। बात पल्ले पड़ रही है, ठीक है, लेकिन ये क्या होती है, गलत स्टडीज यहाँ पे हो जाती है। ध्यान रखना पे, देखिए जीएस का जो पेपर, जीएस के जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सभी लोग यहाँ पे ठीक करते हैं क्योंकि सभी लोग इस पर पढ़ रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन भी यहाँ पे लोग ठीक करते हैं, करंट अफेयर क्वेश्चन भी लोग पढ़ लेते हैं और ठीक ठाक कर लेते हैं, जो लोग मेन से देते हैं इसमें, ठीक है। दिक्कत कहां आ जाती है इसमें, देखिए दिक्कत कहां पे आती है भैया, दिक्कत आती है जीए में। देखिए कुछ लोग जीए और सीए को एक ही मान लेते हैं, मैं भी कुछ हद तक इनको एक ही मानता हूं, लेकिन जब हम एग्जाम की तैयारी की जब बात कर देते हैं तो मैं इन दोनों में मैं डिफरेंशिएट इनको कर देता हूं। जीए बोले तो क्या होता है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, और सीए होता है करंट अफेयर, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, और करंट अफेयर में थोड़ा सा अंतर तो जरूर होता है, ठीक है। हालांकि कुछ लोग इसको एक ही मान लेते हैं, मैं आपको जरा समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहां पे जीएस यहां पे सब लोग ठीक पढ़ते हैं, सीए सब लोग ठीक पढ़ते हैं, बस जीए में क्या आती है, यहां पे दिक्कत आ जाती है, इसको हम लोग ठीक नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए जीए का मतलब यानी जनरल अवेयरनेस का मतलब वो चीजें होती हैं जो सरकार ने कर रखी होती हैं पहले अच्छी, और उनको सरकार लोगों को बताना चाहती है, ठीक है, कि हमने ऐसा किया। बात समझ में आ रही है। जैसे देखिए यहां पे मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना बहुत पहले चली थी, अभी तो नहीं चल रही है, तो वो करंट अफेयर का पोर्शन तो है एक तरह से, लेकिन अभी क्या है, वो जीए का ऑप्शन है, अभी क्या यहाँ पे वो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, ठीक है। सामान्य जागरूकता इसे बुलाता है, इसे बोलते हैं यहाँ पे सामान्य सजगता। देखिए जनरल सामान्य सजगता, करंट अफेयर, सामान्य जागरूकता, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, बात समझना आप यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मिड डे मील योजना वो पहले सरकार ने करी थी, अभी भी चल रही है, बढ़िया चल रही है, तो सरकार आपसे पूछ लेगी, तो भैया ध्यान रखना, आपको ये जो जीए है इस पे आपको वर्क करना है, ठीक हो गया है जी। अब मैं ये, इसका मतलब मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूं कि आपको इस पे वर्क नहीं करना है, लेकिन इस पे आपको वर्क करना है। क्यों बता रहा हूं, इसलिए आपको ये जो जीएस का पोर्शन है और सीए का पोर्शन है ये आपको बाहर नहीं करेगा, आपको ये जो जीए का पोर्शन है ये आपको मेरिट से बाहर करेगा। बात पल्ले पड़ रही है, ठीक है। तो यानी कि हमको आप देखो, ये तो हमें करने ही करने हैं, ऑलरेडी हमारे ठीक भी है ये, लेकिन आपको मजबूत कौन सा पे, जीए पे आपको वर्क करना है, ठीक हो गया है। तो कुछ इस तरह से आपको अपने मेंस की तैयारी जो है आपको स्टार्ट कर देनी है, ठीक हो गया, ठीक है। हमारी एकेडमी के अंदर यहाँ पे 20 दिसंबर, कब से यहाँ पे 20 दिसंबर, ठीक है, 20 दिसंबर यानी कि कब यहाँ पे मंडे से आपके यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। कैसा बोल रहा हूं पे, मंडे से यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन यहाँ पे जो है यहाँ पे बैच स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपको मेंस की तैयारी हमारे साथ में करनी है तो भैया आप मेंस की तैयारी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। मंडे से जो ऑफलाइन बैच चलेगा, ऑफलाइन बैच जो आपका चलेगा उसकी टाइमिंग आपको यहाँ पे बता दी जाएगी। मॉर्निंग में ये बैच चलेगा आपके यहाँ पे लगभग 11 बजे से, ठीक है, 11 से, ठीक है, लगभग 1 या 1:30 बजे तक, 1-1:30 बजे तक ये बैच आपका चलेगा। कौन सा पे, ये वाला बैच आपका, ठीक है, ऑफलाइन में। और ऑनलाइन बैच जो है ये भी आपका 20 दिसंबर से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, जिन्होंने ऑलरेडी पहले यहाँ पे ये बैच आपने परचेज कर रखा है उनको दोबारा करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होगी, ठीक हो गया है, क्लियर हो गया, ठीक है। और बाकियों के लिए यहाँ पे ये जो बैच यहाँ पे ये स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 20 दिसंबर से यहाँ पे जिनको यहाँ पे करना होगा वो अपना एनरोलमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। नीचे पट्टी में यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। हमारी कोर्स की डिटेल के लिए आप devkyasacademy.com पे आप जा सकते हैं। बाकी हमारी ऐप जो है वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, devkyas के नाम से। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।